फ्लो चार्ट के बारे में पढ़ेंगे। और जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिदम। इससे पिछली जो वीडियोस हैं उनमें आप लोग एल्गोरिदम के बारे में बड़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं और आपने एल्गोरिदम के हवाले से कुछ एग्जांपल्स को भी सॉल्व किया है। और आज हम यहाँ पे ये देखेंगे कि जब हमने किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है तो वो प्रॉब्लम अगर हमने कंप्यूटर पे सॉल्व करनी हो तो हमें उसका कंप्यूटर प्रोग्राम बनाना पड़ता है। लेकिन हम डायरेक्टली तौर पे कभी भी एक कंप्यूटर प्रोग्राम नहीं बना सकते। सबसे पहले हमें उसका एल्गोरिदम बनाना पड़ेगा। एल्गोरिदम बनाने के बाद हमें उसी एल्गोरिदम को फ्लो चार्ट में शिफ्ट करना पड़ेगा, फ्लो चार्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा और उसके बाद उस फ्लो चार्ट को कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें कंप्यूटर प्रोग्राम में। तो एल्गोरिदम के बारे में आप लोग पहले से पढ़ चुके हैं। अब हम देखते हैं कि जब कभी हम एक एल्गोरिदम बना लेते हैं तो उस एल्गोरिदम को फ्लो चार्ट में चेंज करना जरूरी क्यों होता है। एल्गोरिदम में आपने देखा था कि हमने जितनी भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया था, हमने स्टेप्स की फॉर्म में प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। हम स्टेप को नंबरिंग देते थे, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। तो इस तरह से हम डिफरेंट स्टेप्स की फॉर्म में अपनी एल्गोरिदम में प्रॉब्लम को सॉल्व करते थे। लेकिन इसके बाद जब हम फ्लो चार्ट की बात करते हैं तो हमने वही जो स्टेप लिखे होते हैं एल्गोरिदम में, हम उन स्टेप्स को चेंज कर देते हैं फ्लो चार्ट में डायग्राम्स की फॉर्म में। तो फ्लो चार्ट में हम डिफरेंट डायग्राम्स का इस्तेमाल करते हैं और अब हम देखते हैं कि फ्लो चार्ट में कौन कौन सी डायग्राम्स हैं जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है। इस टाइम आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं एक इमेज को। यहाँ पे सबसे पहले जो हमारे पास डायग्राम है उसको बोलते हैं स्टार्ट एंड सिंबल। स्टार्ट एंड सिंबल हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि जब कभी भी हमने अपने फ्लो चार्ट को स्टार्ट करना हो या खत्म करना हो तो उसके लिए हम ये डायग्राम यूज करते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप लोग फ्लो लाइंस को देख सकते हैं। ये फ्लो लाइन क्यों यूज होती हैं? ये फ्लो लाइन हमारे डाटा को रिप्रेजेंट कर रही होती है कि हमारा डाटा किस डायरेक्शन में जा रहा है। हम इसको अप टू डाउन भी मूव कर सकते हैं, यानी कि ऊपर से नीचे भी मूव करवा सकते हैं और हम इन्हें लेफ्ट टू राइट भी मूव करवा सकते हैं। इसके बाद इनपुट आउटपुट का मतलब यह है कि एल्गोरिदम में किसी भी जगह के ऊपर अगर हमें इनपुट चाहिए हो या हमें आउटपुट चाहिए हो तो इनपुट और आउटपुट के लिए एक ही डायग्राम यूज होती है और उस डायग्राम को बोलते हैं पैरेललोग्राम बोलते हैं। इसके बाद अगर हमने अपने प्रोग्राम में अपने एल्गोरिदम में कोई फार्मूला यूज करना है, लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि हमने सम फाइंड करना है और सम में आपने फार्मूला लगाया हुआ है a+b। तो जो a+b है ये प्रोसेसिंग हो रही है। तो जब कभी भी हमने अपने फ्लो चार्ट में प्रोसेसिंग को शो करना हो, प्रोसेसिंग को दिखाना हो तो उसको हम दिखा सकते हैं रेक्टेंगल का यूज करके। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं डिसीजन। अब ये जो डिसीजन है, डिसीजन की जो डायग्राम है ये किस लिए यूज होती है? डिसीजन इस्तेमाल होता है कि जब कभी भी हमने कोई फैसला करना हो या हमने कोई कंडीशन लगानी हो। तो आपको पता है कि जब हम इफ का वर्ड इस्तेमाल करते हैं तो इफ का मतलब होता है कि हमने कोई फैसला करना होता है। अगर के बाद हम कोई कंडीशन बताते हैं, अगर ये काम हो तो तुमने ये स्टेप्स परफॉर्म करने हैं। तो किसी भी जगह के ऊपर अगर हमने कोई कंडीशन लगानी हो तो कंडीशन लगाने के लिए जो हम डायग्राम यूज करते हैं इसको डिसीजन सिंबल भी बोलते हैं और इसको हम लोग डायमंड सिंबल भी बोलते हैं। एडवांटेजेस ऑफ फ्लो चार्ट के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि हम ये पढ़ेंगे कि अगर हम फ्लो चार्ट का इस्तेमाल करते हैं, हम फ्लो चार्ट को बनाते हैं तो फ्लो चार्ट को बनाने के बाद हमें किन चीजों के फायदे हो सकते हैं। तो सबसे पहले जो एक सबसे मेन एडवांटेज है फ्लो चार्ट का वो ये है इजी टू अंडरस्टैंड द लॉजिक। अब इजी टू अंडरस्टैंड द लॉजिक का मतलब यह है कि जब हम लोग अपना एल्गोरिदम लिखते हैं तो आप जैसे कि पहली वीडियोस में देख चुके हैं कि हमारा एल्गोरिदम जो होता है वो नेचुरल लैंग्वेज में होता है, यानी कि नॉर्मल इंग्लिश में होता है। तो इंग्लिश में एक पूरी की पूरी लॉजिक को समझना इतना आसान नहीं होता जितना आसान इस तरह से हो सकता है कि अगर वही लॉजिक हमारे सामने फ्लो चार्ट की फॉर्म में यानी कि डायग्राम्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो जाए। तो जब चीजें डायग्राम की फॉर्म में हमारे सामने रिप्रेजेंट होंगी तो जो उनकी लॉजिक होगी उनको समझना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। इसके बाद जो इसका नेक्स्ट एडवांटेज यानी कि जो अगला फायदा वो ये है इजी टू मेंटेन। इजी टू मेंटेन का मतलब ये है कि अगर आगे चल के हमें अपने एल्गोरिदम के लॉजिक में या हमें अपने पूरे के पूरे सिस्टम में कोई चेंज करना पड़ जाता है या हमें कोई चीज अपडेट करनी पड़ जाती है तो क्योंकि फ्लो चार्ट में कंप्लीट डायग्राम हमारे सामने आ रही होती है तो उसको मेंटेन करना, उसको मैनेज करना बहुत आसान हो जाता है कंपैरेटिवली कि हम एक पूरे के पूरे एल्गोरिदम को या पूरे के पूरे कंप्यूटर प्रोग्राम को पहले मेंटेन करें। उसके बाद है हेल्प इन डिटेक्टिंग एरर्स। हेल्प इन डिटेक्टिंग एरर्स का मतलब यह है कि ये हमें एरर फाइंड करने में मदद फराहम कर सकता है। अब ये मदद किस तरह से फराहम कर सकता है? वो इस तरह से कर सकता है कि अगर हमारे प्रोग्राम में, हमारे सिस्टम में कोई एरर या कोई प्रॉब्लम आ गई है तो उसको चेक करना कि हमारे सिस्टम में क्या प्रॉब्लम आई है एल्गोरिदम में और प्रोग्राम में बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये काम हम फ्लो चार्ट से बड़ी आसानी से कर सकते हैं क्योंकि फ्लो चार्ट में एक कंप्लीट सिस्टम हमारे सामने एक पिक्चर की फॉर्म में, एक डायग्राम की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहा होता है, हमें नजर आ रहा होता है। इसलिए उसमें जितने भी एरर्स होते हैं या उसमें जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई करना, उनको ढूंढना हमारे लिए बहुत काफी आसान हो जाता है। इसके बाद जिसका एक और एडवांटेज है वो ये है कि इट हेल्प्स टू कन्वर्टिंग एन एल्गोरिदम इनटू कंप्यूटर प्रोग्राम। जब हम कंप्यूटर प्रोग्राम लिख रहे होते हैं तो उससे पहले हमने एक एल्गोरिदम भी लिखा होता है।
तो एल्गोरिदम को लाजमी तौर पे हमें कंप्यूटर प्रोग्राम में चेंज करना पड़ता है। अब एल्गोरिदम को एज इट इज कंप्यूटर प्रोग्राम में चेंज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि जो कंप्यूटर प्रोग्रामर्स हैं उनको उसको लॉजिक समझने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, थोड़ा ज्यादा टाइम लग सकता है। तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम फ्लो चार्ट बना देते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि फ्लो चार्ट से लॉजिक बड़ी आसानी से समझ आ जाती है। तो अगर लॉजिक आसानी से समझ आ रही है तो उस लॉजिक को हम अपने प्रोग्राम में भी बड़ी आसानी से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। हम कभी फ्लो चार्ट बनाते हैं तो वो फ्लो चार्ट बनाते हुए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और हमें किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। तो सबसे पहले तो अगर हम एक ओवरव्यू देखें तो हमें मेन फ्लो चार्ट बनाते हुए 4 चीज़ों की मेनली ज़रूरत पड़ती है, जिसमें से पहली हमारी वो इनपुट्स होती है जो हमारा यूज़र हमें प्रोवाइड करता है, और फिर इनपुट्स की मदद से हम लोग कुछ प्रोसेसिंग परफॉर्म करते हैं, यानी कुछ वर्क परफॉर्म करते हैं। और इस वर्क को परफॉर्म करते हुए हम लोग कुछ डिसीजंस लेते हैं, और डिसीजंस लेके और रिमेनिंग वर्क को परफॉर्म करके हम लोग एक आउटपुट प्रोड्यूस कर देते हैं। अब इस वीडियो में हम लोग आगे चलेंगे और इन्हीं 4 जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं इनको एक प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल के साथ कंपेयर करके सीखेंगे और एक रफ सा हम लोग फ्लो चार्ट बनाएंगे। तो फॉर एग्जाम्पल जो हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ सिनेरियो या एक सूरत हाल अपने जहन में लाते हैं जिसका हम लोग फ्लो चार्ट बनाना चाहेंगे, वो कुछ इस तरह है कि हमारा एक यूज़र है जिसने एक टैक्सी या एक कैब को कॉल किया है और उस टैक्सी को लेकर उसने पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है। अब देखते हैं कि अगर हम इस प्रॉब्लम का, जिसमें हमारे यूज़र ने ये तमाम काम परफॉर्म करना है, इसका अगर हम लोग फ्लो चार्ट बनाएं तो वो किस तरह बनेगा। तो इसके लिए सबसे पहले तो जिस तरह हमें नजर आ रहा है कि हमें इनपुट्स रिक्वायर होगी हमारे यूजर से, यानी हमारा यूजर जो होगा जब टैक्सी वाले को बुलाएगा तो हमारा यूजर इस टैक्सी वाले को ये बात बताएगा कि उसने पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है। अगर हमारा यूजर ये 2 पॉइंट्स नहीं बताता तो हमारा जो हमारी टैक्सी है वो कंफ्यूज हो जाएगी कि उसने ट्रैवल कहाँ पे करना है। तो यहाँ पर फ्लो चार्ट बनाते हुए सबसे पहला जो पॉइंट हम लोग नोट कर सकते हैं वो ये है कि हमें इनपुट्स रिक्वायर्ड हैं यूजर से, यानी ये वो इंफॉर्मेशन है जो हमारा यूजर हमें प्रोवाइड करता है और ये हमारे पास बहुत ही जरूरी होती है प्रोसेसिंग करने के लिए। चूंकि जिस तरह अभी आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं, अगर हमें ये 2 पॉइंट्स की इंफॉर्मेशन हमारा यूजर ना बताए तो हम लोग आगे प्रोसेसिंग नहीं कर सकते, यानी हमारा टैक्सी वाला जो है आगे टैक्सी नहीं चला सकता। इसी तरह जो हमें दूसरी चीज जिसकी हमें जरूरत पड़ती है फ्लो चार्ट बनाते हुए वो होती है प्रोसेसिंग टू बी कंप्लीटेड, यानी ये वो काम है जो हमारे टैक्सी वाले ने परफॉर्म करना होता है डिजायर्ड आउटपुट तक आने के लिए। यानी अगर हम इस एग्जांपल की बात करें तो अगर हमारे यूजर ने पहला स्टेप कंप्लीट कर लिया, हमारे यूजर ने टैक्सी वाले को 2 पॉइंट्स बता दिए, अब हमारा टैक्सी वाला जो है जो प्रोसेसिंग करेगा, यानी गाड़ी स्टार्ट करेगा, गाड़ी को गियर में डालेगा और फिर गाड़ी ड्राइव करके पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेकर आएगा। ये वो तमाम काम है जो हमारा ये टैक्सी वाला परफॉर्म करेगा। और इसी तमाम काम को, यानी जो हम लोग वर्क परफॉर्म कर रहे होते हैं, हम लोग नाम देते हैं प्रोसेसिंग का कंप्यूटर की लैंग्वेज में। और ये वो तमाम प्रोसेसिंग होती है जो हमने कंप्लीट करनी होती है अपनी आउटपुट तक आने के लिए, जो हमारी इस प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल में इस पॉइंट बी तक पहुंचना है। तो अब यहाँ पर हम लोग दूसरा स्टेप लिख सकते हैं जो हम लोग इस रफ फ्लो चार्ट में लिख सकते हैं, वो ये है कि हमने कुछ प्रोसेसिंग परफॉर्म करनी है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं प्रोसेसिंग। इस प्रोसेसिंग को परफॉर्म करने के बाद हमारा जो यूजर है या हमारा जो फ्लो चार्ट है उसमें हमें जरूरत पड़ती है कुछ डिसीजंस लेने की। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अब हमारा टैक्सी वाला जो है उसने अपना वर्क करना स्टार्ट किया, यानी उसने गाड़ी स्टार्ट की और गियर में डाली। अब उसने कुछ डिसीजंस लेने हैं कि वो कौन से फॉर एग्जाम्पल रास्ते से जाए पॉइंट बी तक। वो ये देखेगा कि कौन सा रास्ता मेरे पास छोटा है, कौन सा रास्ता मेरे पास जो है कम रश वाला है, और उसकी बेस पे ये हमारा डिसीजन लेगा। तो ये जो हमारे पास डिसीजन टू बी टेकन होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इस फ्लो चार्ट में। तो यहाँ पर अब हम लोग लिख सकते हैं कि प्रोसेसिंग के बाद हमारा जो फ्लो चार्ट है उसमें हमने क्या करना है, उसमें हमने एक डिसीजन लेना है। और उसके बाद जो आखिरी चीज है, डिसीजन लेने के बाद और तमाम प्रोसेसिंग यानी कि वर्क कंप्लीट करने के बाद हमने आउटपुट प्रोवाइड कर देनी है, यानी हमने यूजर को पॉइंट बी पर ड्रॉप कर देना है। तो हमारे पास यहाँ पर जो है लास्ट हमारे पास जो चीज आ जाएगी वो हमारी आउटपुट है। तो
तो ये आपने देखा कि ये इन 4 रिक्वायरमेंट्स की मदद से कैसे हमने अपना एक रफ फ्लो चार्ट बना लिया। अगर इस फ्लो चार्ट पे एक दफा दोबारा नजर डालें तो आप लोग देख सकते हैं कि सबसे पहले यहां से हमारा फ्लो चार्ट जो है स्टार्ट हो रहा है, और पहली चीज जिसकी हमें जरूरत पड़ी वो इनपुट थी। यानी इस पॉइंट पे हमारा टैक्सी वाला जो था रीच कर गया हमारे यूजर के पास, और हमारे टैक्सी वाले को अब जरूरत पड़ गई इनपुट्स की। तो हमारे टैक्सी वाले ने यूजर से पूछा कि आपने कौन से पॉइंट से कहां तक जाना है। तो हमारे यूजर ने बताया कि उसने ए से बी तक जाना है। तो ये हमारे पास वो इंफॉर्मेशन थी जो हमारे यूजर ने इनपुट की शक्ल में प्रोवाइड की। फिर इस इनपुट को रिसीव करने के बाद हमारा टैक्सी वाला जो होगा अपनी टैक्सी को स्टार्ट करेगा और अपना वर्क जो है वो स्टार्ट कर देगा, यानी प्रोसेसिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। प्रोसेसिंग को हम लोग वर्क भी कहते हैं। तो जब वर्क स्टार्ट होगा, इस वर्क के दौरान हमें काफी डिसीजंस की जरूरत पड़ेगी। जिस तरह कि हमने अपनी इधर एग्जांपल में देखा था कि कौन सा उसने पाथ चूज करना है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए। तो उसने पाथ कौन सा चूज करना है, यहाँ पे ये हमारे पास डिसीजन लिया जाएगा। और ये डिसीजन जो होता है हमारे पास कुछ कंडीशंस या एक्सप्रेशंस की को मद्देनजर रख के लिया जाता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास रोड पे रश ज्यादा था या कम था, या कौन सा रास्ता छोटा था या बड़ा था। और ये तमाम डिसीजंस लेके और तमाम वर्क या प्रोसेसिंग कंप्लीट करके फिर हमारा टैक्सी वाला जो है हमें आउटपुट दे देगा, यानी हमारे यूजर को इस पॉइंट पे जो है ड्रॉप कर दिया जाएगा पॉइंट बी के ऊपर। और इस तरह हमने ये तमाम अपना फ्लो चार्ट जो है कंप्लीट कर लिया एक प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल का। अब आगे वाली वीडियोस में हम लोग चल के देखेंगे कि कैसे हम लोग कंप्यूटिंग प्रॉब्लम्स यानी कोडिंग की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं फ्लो चार्ट की शक्ल में।